क्या शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल आप लोगों को ठीक है जी, कल मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट्स दिए थे और वो क्या थे जी। क्लास वर्क नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लास वर्क नंबर 12 क्लास वर्क नंबर 12 हमने मेरे ख्याल से डिस्कस किया था, है ना। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मंथ वाइज कैश बजट होम असाइनमेंट था बिल्कुल, उसमें मैंने सिर्फ आपसे एक छोटी सी डिस्कशन की थी, ठीक है जी। और वो हमने करने के बाद टैक्स की हमने एक डिस्कशन की थी और उसको करने के बाद फिर हमने इसको कंक्लूड कर लिया था, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको एक और होम असाइनमेंट दिया था एंड दैट वाज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में पेमेंट टू सप्लायर्स नहीं हुआ। अच्छा जी, देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में परचेजेस वाला पॉइंट, वही पेमेंट टू सप्लायर्स वाली बात कर रहे हैं। बाकी सब हो गया। अच्छा जी, अब इसमें भी वैसे ही काम करना है जिस तरह से हमने डेटर्स का काम किया था। एक काम करते हैं, सोल्यूशन सामने ले आऊं, सोल्यूशन से डिस्कस कर ले ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो। क्या ख्याल है? हमने अपना क्या चीज देख ली थी, हमने अपने जो डेटर से कलेक्शन होनी थी वो तो हमने देख ली थी, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में just give me a minute, I'll be right back. This conference will now be recorded. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आप लोग कह रहे हैं कि जी आपको जो पेमेंट टू सप्लायर्स है उनमें जो है वो मसला हो रहा है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं किधर, ये रहा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आपको निकालना है, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, परचेजेस, है ना। अब जब हम बात करते हैं परचेजेस की तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें हमारे पास इंक्रीज आ रहा है ना, 10% का। वैसे तो इन्फ्लेशन हो रहा है तकरीबन हर कंपोनेंट में, ठीक है। जो जनरल इन्फ्लेशन है वो तो 5% है, लेकिन जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है उसमें 10% का इंक्रीज आ रहा है और डायरेक्ट लेबर में कितना, 6% का इन्फ्लेशन, इन अदर वर्ड्स इंक्रीज आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम जरा अपनी कैलकुलेट करें कि हमारी परचेजेस बनती कितनी है, ठीक है। परचेजेस कितनी बनती है पुरानी प्राइसेस के हिसाब से, फिर हमने उसके ऊपर सिंपली 10% अप्लाई कर देना तो हमारे पास एक्चुअल बजटेड जो है वो परचेजेस आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हमने पास्ट डेटा को यूज करके क्या कैलकुलेट करना है, आपने पास्ट डेटा को इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना है कि परचेजेस थी कितनी, ठीक है। परचेजेस कितनी थी उसके बेसिस पे हम, मतलब परचेजेस पिछले डेटा के बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना है कि बजटेड परचेजेस होंगी कितनी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट लगाना है। इधर उन्होंने क्या किया हुआ है, मैंने आपको इसीलिए ये बात मेंशन कर दी थी, कल ये बात मैंने हाईलाइट भी कर दी थी। देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। क्लियर होगी ना बात, है ना। और हमारे पास जो ऑब्वियसली बात है, जो सप्लायर्स हैं उसी उसी हिसाब से वो उसने हमें बताया हुआ है कि द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट टू रॉ मटेरियल सप्लायर्स इन 30 days इज टू बी चेंज टू 15 days। यानी कि अगर मैं आपको बजटेड अपने ईयर की बात बताऊं तो बजटेड ईयर में हम क्या बोलेंगे कि ओपनिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे 30/360 है ना। 30/360 ऑफ व्हाट, 30/360 कितना है, मैं क्या कहूंगी, 30/360 ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यस, है ना। जिस तरह हमने अपने डेटर्स को किस तरीके से निकाला था, डेटर्स का की फिगर हमने निकाली थी कि हमारे पास डेटर्स की पॉलिसी क्या थी, पहले 45 डेज थी ना। तो 45 डेज हमने किसके ऊपर अप्लाई किए थे, अपनी सेल्स कैलकुलेट करने के लिए।
हाँ जी, सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने निकाला था, सेल्स का हमने बेसिकली 45/360 लिया था, यस और नो, क्रेडिट सेल्स का, है ना? इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज लेनी है, यहाँ पे देखें उन्होंने कैसे कैलकुलेशन किया है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 2018 एट 2017 प्राइस। अगर हम फॉर द टाइम बीइंग इस चीज को इग्नोर कर दें, ये जो हमारा 10% रॉ मटेरियल की प्राइसेस में इंक्रीज आया, इस चीज को इग्नोर कर दें, तो फिर हमारे पास क्या बनता है, 4000 इंटू 50%, ये आपका टोटल क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया ना, 4000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 50% क्या है, 50% ये है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं, चले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट भी करती रहती हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टोटल COGS, यानी कि मेरा, मैं इस बात पे तो मैं अग्रीड हूं ना कि वो है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब सेम है, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स नहीं है। तो जितने ही यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर किए उतने ही यूनिट्स मैंने सेल कर दिए, तो मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। आई होप यहाँ तक सब बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा COGM कितना है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी 4000 रुपीज है, यही हमारा पॉइंट है ना। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है, मैंने कितने के गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, वो किए हैं 4000 मिलियन, है ना? इज दैट क्लियर? तो मैं इसको यहाँ पे जरा लिख देती हूँ, मेरा COGM है, यानी कि टोटल मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है 4000 मिलियन रुपीज। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर अब हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो इट इज मेड अप ऑफ 3 आइटम्स, यस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड FOH। तो उसने आपको यहाँ पे उसकी बाइफिकेशन बता दी है, रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज 5:3:2 फॉर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं 4000 रुपीज को अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना बनता है, 4000 इंटू 5/12, 5/10, है ना? 5:3:2 है, तो टोटल रेशियो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वो कितने हो गए, रेशियो का टोटल कितना हो गया, 10, है ना? 5 + 3 + 2 हो गया 10, तो 5/10 जो है वो मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना? इसी तरीके से मेरा डायरेक्ट लेबर कितना है, 4000 इंटू 3/10, यस और नो? बात समझ आ गई? और 2/10 मेरा वो कह रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रही हूँ। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास हो गया 4000 इंटू 2/10, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो मेरे टोटल 4000 रुपीज का ब्रेकअप ये आ गया। अब हमें किस पे फोकस करना है, अब हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पे फोकस कर रहे हैं, है ना? अब हमें इसको यूज करके कैलकुलेशंस कुछ करनी है, यस और नो? थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है ना? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को यूज करके हमें कैलकुलेशन करनी है। अब हम जरा वापस से सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो 4000 इंटू 50%, ये क्या हो गया, 2000, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, यस और नो? अब मुझे ये बात पता है कि उसमें से जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में भी ऑब्वियसली बात है, इजाफा आएगा ना, क्योंकि मेरी सेल्स क्योंकि बढ़ रही हैं, कहाँ पे बढ़ रही हैं, volumes and of cash and credit sales are expected to increase by 10% and 5% respectively। बात समझ आ रही है ना? क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब तो मेरे पिछले साल 2000 रुपीज था ना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यस और नो? ये तो था मेरा लास्ट ईयर का, क्योंकि 4000 मिलियन रुपीज जो है ये तो मेरी लास्ट ईयर की, ये तो एक्चुअल मेरा जो डेटा है ये वो है। अब मैंने इसके बेसिस पे 2018 का करना है बजट, यस और नो? यहाँ तक बात समझ आ रही है? 2018 का बजट करना है। ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी ये तो थी 2017 की, मैंने 2017 के बेसिस पे कैलकुलेट किया कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ था, वो हुआ था 2000 रुपीज मिलियन रुपीज, ठीक है। अब मैं 2018 की जब बात करूंगी, 2018 का जब बजट करूंगी, तो मुझे बात बताइए, आपको ये बात पता है कि सेल्स का वॉल्यूम बढ़ गया है ना, कितने % से, 10% से और 5% से, कैश एंड क्रेडिट सेल्स रिस्पेक्टिवली। तो जब मेरे सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी तो बढ़ेगा, है ना? तो इसका क्या मतलब होगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स अब मेरी कितनी हो जाएगी, इधर बात गौर से सुनिएगा। मुझे ये बात पता है कि मेरी क्रेडिट सेल्स होती है 70%, वो रेशियो मेरा वही है, 30-70 वाला रेशियो एज इट इज है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी सेल्स 30-70 होती है, तो इसका मतलब है मेरी कॉस्ट भी लाइकवाइज 30-70 होनी चाहिए, है ना?
अगर मैं कहूँ कि जी मैं 30% अपनी इन्वेंट्री कैश सेल में बेचती हूँ, 70% इन्वेंट्री मेरी क्रेडिट में बिकती है, तो इसका मतलब है कि मैं कॉस्ट की भी बाइफिकेशन इसी तरीके से करूंगी। इसका मतलब ये हुआ मेरा पिछले साल से कंपेयर्ड, जो 2000 तो मेरा टोटल था ना, पिछले साल से कंपेयर्ड 2000 इंटू 70% हो जाएगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन्वेंट्री सोल्ड। इज दैट क्लियर? पिछले साल जो मेरी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स थी वो थी 2000 इंटू 70%, लेकिन इस साल उसमें क्या हुआ, इस साल उसमें 5% का इजाफा हो रहा है, यस और नो? तो अगर 5% का इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है इस साल मेरी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स भी बढ़ जाएगी, 1470 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? पिछले साल मेरी क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट कितनी थी? क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट थी 2000 इंटू 0.7, और मेरी कैश सेल्स की कॉस्ट कितनी थी? मेरी कैश सेल्स की कॉस्ट थी 600। ये मैंने किसको बाइफिकेट कर दिया? 2000 को बाइफिकेट कर दिया। दैट क्लियर? ठीक है। जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया था क्रेडिट सेल्स में वो था 1400, जो मैंने कैश सेल्स में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया था पिछले साल वो था 600। अब क्योंकि मेरी कैश और क्रेडिट सेल्स में इजाफा हुआ है तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी तो बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो अब मैंने जो कंज्यूम करना है 2018 में, जो मैं कंज्यूम करूंगी, अब वो 1400 मिलियन रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम नहीं करूंगी। अभी हमने सो फार इग्नोर किया है इंक्रीज इन प्राइस को, ठीक है, वो भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, तो 1470 हो जाएगी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं और क्लेरिफाई कर देती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की फिगर कितनी आएगी इन कैश सेल्स? वो आ जाएगी मेरे पास कितनी? 2000 इंटू 30% इंटू 1.1, उसमें 10% का इजाफा हुआ है। तो पिछले साल जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया था कैश सेल्स में वो था 600 मिलियन रुपीस के इक्वल। तो इस साल क्योंकि कैश सेल्स में 10% वॉल्यूम का इजाफा आएगा तो मेरी जाहिर सी बात है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी 10% से बढ़ जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है? हम स्टेप बाय स्टेप जरा कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जरा वापस से सॉल्यूशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल डायरेक्ट मटेरियल बजटेड कंज्यूम्ड कितना होगा? मेरे पास बजटेड टोटल डीएम कंज्यूम की फिगर कितनी आनी चाहिए? 2130 मिलियन रुपीस। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये मेरे पास है इग्नोरिंग प्राइस इंक्रीज। अभी मैंने प्राइस इंक्रीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया। 2130 आ गया है ना? अच्छा जी, मैं यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट क्या कर रही हूँ, मुझे पेमेंट निकालने के लिए चाहिए कि मुझे परचेज कितना करना है, यस और नो? वही क्रेडिटर्स वाला टी अकाउंट बनाना है ना। क्रेडिटर्स का टी अकाउंट बनाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने पेमेंट कितने की। यहाँ तक बात समझ आई? क्रेडिटर्स का टी अकाउंट बनाने के लिए मुझे ब्रॉड डाउन चाहिए, कैरी डाउन चाहिए और परचेजेस की फिगर चाहिए। तो ये भी हम सारी चीजें किस लिए निकाल रहे हैं? परचेजेस की फिगर कैलकुलेट करने के लिए। इज दैट क्लियर, यस और नो? बात समझ आ रही है? इग्नोरिंग प्राइस इंक्रीज हम पहले परचेजेस की फिगर निकालेंगे। ठीक है, कि अगर हम सिर्फ वॉल्यूम को इनकॉर्पोरेट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस जो कि हमें कैलकुलेट करना है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें मेरे ख्याल से हमें गिवन है या हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसने आपको पहले बताया हुआ है कि पहले हमारी पॉलिसी थी रॉ मटेरियल मेंटेन करने की। कितनी रॉ मटेरियल का कितना है? किधर है ये रहा, किधर गया ये रहा। ठीक है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड एट 30 डेज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अप टू 31 दिसंबर इट वाज मेंटेन्ड एट 45 डेज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो हमारी रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री कितने पे मेंटेन हो रही थी? 45 डेज पे, 45 डेज ऑफ कंजम्पशन पे। तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए, मेरे पास ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 2130 है ना? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो मेरे पास
पास आ गया कि करंट ईयर में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मतलब बजटेड मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना होगा 2130। तो मैं निकालूंगी कि मुझे परचेजेस कितनी करनी है बेसिकली। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगा इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। कंजम्पशन मेरी कितनी है, बजटेड कंजम्पशन है 2130। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, ये तो मेरे करंट ईयर की है। हाँ जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल मेरा क्या होगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा पिछले साल का क्लोजिंग। पिछले साल कंजम्पशन कितनी थी, पिछले साल कंजम्पशन थी 2000, है ना। तो हम क्या करेंगे, पिछले साल की कंजम्पशन 2000 मल्टीप्लाइड बाय 45 over 360, है ना। पिछले साल की कंजम्पशन के बेसिस पे करेंगे ना, तो 2000 इंटू 45 ओवर 360, सारी इंफॉर्मेशन ओपनिंग के लिए तो पिछले साल की यूज करेंगे। 2000 इंटू 45 ओवर 360। अच्छा जी, व्हाट अबाउट क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग रॉ मटेरियल में ये 2000 आया था ऐसे, लास्ट ईयर 50% था हमारा, 5 over 10। किया था हमने, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को 5 over 10 किया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ये लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग रॉ मटेरियल जी जनाब, आवाज आ रही है सबको, ठीक है। अब हम जब 2000, अब याद रखिएगा हम ये 2018 में खड़े हुए है ना, 2018 में खड़े हुए हैं, तो 2018 अभी तक आया नहीं है। 2018 का ओपनिंग रॉ मटेरियल तो होगा पिछले साल, यानी कि 2017 का क्लोजिंग। और 2017 का क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है वो हमने निकाला होगा किसको यूज करके, पिछले साल की कंजम्पशन, 2017 की कंजम्पशन। और उसने कहा था कि जो कंजम्पशन होती है उसके 45 डेज का जो है वो हमारा पॉलिसी थी पहले। अब
हमारी पॉलिसी क्या हो गई है, अब हमारी पॉलिसी होगी कि जितनी भी कंजम्पशन है उसका 30 डेज का, है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2018 की कंजम्पशन हम इस्तेमाल करेंगे। 2018 की कंजम्पशन है 2130 होगी, तो 2130 का अब होगा 30/360। ये बात सबको समझ में आ गई। तो 178, ठीक है। इसको अब टू 2 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं क्योंकि डेसिमल्स में फिगर आ रही है। अब आसान हो गया। अब मुझे आप बताइए, मेरे पास बजटेड परचेजेस कितनी निकलेंगी, बजटेड परचेजेस इग्नोरिंग प्राइस इंक्रीज। हाँ जी, मेरे पास बजटेड परचेजेस कितनी निकलती हैं, मेरी होगी, क्या मेरे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 2130 माइनस करूंगी मैं ओपनिंग स्टॉक -250 प्लस करूंगी 177.5। इज दैट क्लियर। मैंने इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया और मैंने निकाल लिया कि जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए मुझे क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को इज इक्वल टू की उस साइड पे लेके जाऊंगी तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक को उस साइड पे लेके जाऊंगी तो मेरा वो प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक माइनस होके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या फिगर ऐड हो जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ऐड हो जाएगी। बात समझ आ रही है। 2130 -250 प्लस 177.5, तो मेरे पास आ जाता है कि इग्नोरिंग इन्फ्लेशन जो हमारे पास रॉ मटेरियल की आ रही है, मैं परचेज कितनी करूंगी 2018 में, वो करूंगी करंट प्राइसेस के बेसिस पे 2057.5। इज दैट क्लियर। अगर कोई इन्फ्लेशन ना आ रहा होता तो मैं क्या कहती कि मेरी 2018 की जो परचेजेस हैं वो कितनी होंगी, वो होंगी 2057। लेकिन अब उन्होंने आपको बता दिया है कि हमारे पास इंक्रीज आ रहा है 10% का, है ना। हमारे पास जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो 10% से बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक्चुअली बजटेड परचेजेस इन्फ्लेशन ऑफ 10% के बाद कितनी कैलकुलेट होगी, वो बहुत सिंपल है, 2057.5। मैं ये कहूंगी कि नहीं जनाब, अगले साल तो 10% का इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आपकी एक्चुअली परचेजेस की फिगर 2057.5 के बजाय कितनी होंगी, 2263 होंगी। इज दैट क्लियर। 110% मैंने उसको इंक्रीज कर दिया जी, 2263.25। ये बात समझ आ गई। तो ये आपकी हो गई ना एक्चुअल परचेज। आपने पहले कंजम्पशन के बेसिस पे निकाला कि हमें एक्चुअली मटेरियल चाहिए कितना, कंजम्पशन की बेसिस पे। सिंपल। आपने कहा कि क्योंकि मेरी वॉल्यूम बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि 2018 में मेरी कंजम्पशन 2000 मिलियन रुपीज नहीं होगी, 2000 मिलियन रुपीज से ज्यादा होगी। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि कंजम्पशन मेरी होगी 2130 मिलियन रुपीज। फिर 2130 मिलियन रुपीज के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर करके कि 2130 मिलियन रुपीज के डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन के लिए और क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन करने के लिए मुझे टोटल कितनी परचेजेस करनी पड़ेंगी, 2057.5। लेकिन फिर आपने कहा कि भाई उसमें वैसे ही विदाउट एनी इंक्रीज इन वॉल्यूम या कुछ और फैक्टर के बजाय उसमें 10% का इजाफा हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। तो एक्चुअली मेरी परचेजेस कितनी होंगी, परचेजेस की फिगर अल्टीमेटली अगले साल की बन गई है 2263। अब आपको क्योंकि पेमेंट चाहिए तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप क्रेडिटर्स का टी अकाउंट बना लें और क्रेडिटर्स के टी अकाउंट के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे जी पेमेंट कितनी होगी। तो अब जरा देखते हैं क्रेडिटर्स का पहले आपको कैलकुलेट करना है ब्रॉड डाउन। क्रेडिटर्स के बारे में वो क्या कह रहा है, द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट टू रॉ मटेरियल सप्लायर्स इज इन 30 days इज टू बी चेंज टू 15 days, अदर कॉस्ट आर टू बी पेड इन द मंथ ऑफ इनकरेंस। तो क्या होगा, सप्लायर्स को जो 30 days 30/360 और 15/360 अप्लाई करना है, वो किस फिगर का अप्लाई करना है, हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का, सेल्स का या परचेजेस का। ये जो हम कह रहे हैं कि नाउ सप्लायर्स आर टू बी मेंटेन्ड एट 15 days, तो 15 days ऑफ व्हाट, 15 days of purchases, obvious सी बात है। इज दैट क्लियर। रॉ मटेरियल बेटा वो अदर कॉस्ट है ना, ऑल अदर कॉस्ट पे 5% है, लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस पे तो 10% है ना, ये लिखा हुआ है ऊपर। रॉ मटेरियल प्राइसेस और डायरेक्ट लेबर रेट पे इंक्रीज है 10% और 6% का,
उनके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो 10 और 6% है, और इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन ऑल अदर कॉस्ट वुड बी 5%। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरी बात गौर से सुनिए। डेटर्स के केस में हमने जो 45 डेज है वो किस पे अप्लाई किए थे, 45 और 30 डेज को अप्लाई किया था सेल्स पे, क्रेडिट सेल्स पे, है ना, डेटर्स की कैलकुलेशन के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अंदर भी उन्होंने हमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए थे, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का हमने कैलकुलेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, और सप्लायर्स को जो नंबर ऑफ डेज हमें दिए हुए हैं कि भाई इतने 15 डेज का सप्लायर्स मेंटेन करने, क्या मतलब हुआ 15 डेज ऑफ व्हाट, 15 डेज ऑफ क्रेडिट परचेजेस, ऑब्वियस ही बात है। और क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हुआ कि क्रेडिट और कैश में क्या बाइफिकेशन है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ऑल परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। तो मुझे बात बताइए, हमें क्या, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना होगा। हाँ जी, ओपनिंग क्रेडिटर्स के लिए हमें क्या चाहिए, पिछले महीने की परचेजेस, पिछले साल की परचेजेस, सॉरी, है ना, पिछले साल की परचेजेस क्या है, हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मुझे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, किधर गया क्वेश्चन, हाँ, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये फॉर्मूला बेसिकली करना है, 30/360 मल्टीप्लाइड बाय परचेजेस ऑफ लास्ट ईयर, है ना। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस तो 2017 से पर्टेन करता है ना, तो मुझे 2017 की परचेजेस चाहिए। लेकिन एक काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसको जरूर फॉलो कर लेते हैं। उसने कहा कि अब आपने पॉलिसी चेंज करनी है, अब वो 15 डेज पे ले आना है, तो 15 डेज ऑफ व्हाट, 15 डेज ऑफ करंट परचेजेस, और करंट परचेजेस कितनी है, 2263 पॉइंट, ये हम फिल कर लेते हैं, ठीक है, 2263.25, इज दैट क्लियर। तो मेरे पास कैरेट डाउन कितना हो जाएगा, 15/360 इंटू 15/360 इंटू 2263.25, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने 94.30 मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, एक काम करें, जल्दी से जरा कैलकुलेशन करें, किस चीज की, परचेजेस ऑफ लास्ट ईयर की, और मुझे क्रेडिटर्स का टी अकाउंट कंप्लीट करके मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि पेमेंट कितनी होगी। मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, 10:02 हो रहे हैं, 10:07 पे फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप करेंगे इसको सॉल्व, इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताएं, ठीक है। क्वेश्चन आप सबके पास मौजूद है, मेरे पास एक पेज पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन हम काफी हद तक कैलकुलेशंस भी कर चुके हैं, तो जरा इसको जल्दी से सॉल्व करें।
हाँ जी, हो गया सॉल्व? क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं? 2343.78, 2343.78, जी यही आंसर्स हैं सबके। तो बस हो गया सॉल्व, कोई मसला? 2343.78 इज द करेक्ट पेमेंट टू सप्लायर्स। अब बताएं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चले ना चीजों को लेके, है ना? स्टेप बाय स्टेप, ये बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह है कि नहीं? जिस तरह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था FAR 1 के अंदर, उसी तरह की चीज है कि उसने आपको चीजें बता दी हैं, इन्फॉर्मेशन बता दी, अब आगे उसको सॉल्व करना आपका काम है ना? तो ये तो वर्ड प्रॉब्लम हो गया, किस तरीके से हमने चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। मुझे बताएं, इसमें कोई लॉजिकल आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? सारी चीजें हमने स्ट्रक्चर तरीके से की। हमने क्या कहा कि पिछले साल कंजम्पशन इतना था, तो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई फिर हमें परचेजेस कितनी करनी पड़ेंगी। फिर ख्याल ये आया कि परचेजिंग करते हुए तो अब पर यूनिट प्राइस आपकी बढ़ गई है रॉ मटेरियल की, है ना? अब 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जो पिछले साल आपको पड़ा था, वो अब उससे 10% ज्यादा पड़ेगा। तो आपने पहले कंजम्पशन निकाली कि भाई कंजम्पशन के बेसिस पे हमारी परचेजेस बनती कितनी है, फिर आपने कहा कि ओहो उस पर डायरेक्ट 10% का इन्फ्लेशन लगा दो। इन्फ्लेशन लगा दिया तो आपके पास फिर क्या आ गया? ओपनिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पिछले साल की परचेजेस, है ना, 2017 की परचेजेस, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2018 के परचेजेस। तो वो आपने कैलकुलेट कर लिए, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, परचेजेस फॉर 2018 आ गया, तो आपके पास आ जाएगा बजटेड पेमेंट फॉर 2018। और बताएं इसमें और कोई मसला? चलें जी, अब हम जरा आगे आते हैं और हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 पे। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन अगेन इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर जो हमने अब चीज पढ़नी है वो पढ़नी है बैड डेट्स की, ठीक है? अब अगेन कल मैं आप लोगों को जो टैक्स से रिलेटेड एक रूल लिखवा रही थी, अब हम बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जो मैंने आपको कहा था ना कि अभी उसको रिमूव कर लें, हमने बाद में देखना है। कल तो हमने ये बात पढ़ी थी, हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना है, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है उसका ताल्लुक सेल्स की फिगर से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक किससे है? जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा होता है, ठीक है, उसका हो रहा था, उसका ताल्लुक होता है रिसीट से, ठीक है? अब हम जरा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं किस चीज को? अब हम जरा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं बैड डेट्स को, ठीक है? तो अब जाहिर सी बात है उसका रूल वही बनता है जो कल मैं आपको लिखवा के मैंने आपको डिलीट किया था। क्या मतलब हुआ इसका? अब क्या मतलब है इस बात का? कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, नेट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके ऊपर जरा हम आ जाते हैं पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू कैलकुलेट कैश रिक्वायरमेंट्स फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स। अब वो आपसे डायरेक्टली कैश बजट नहीं मांग रहा, ये नहीं कह रहा कि आपने कैश बजट प्रिपेयर करना है, ठीक है, या आपने बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। आपको क्या कह रहा है? यू हैव टू कैलकुलेट कैश रिक्वायरमेंट। तो वही वाली चीज हो गई, कैश बजट वाली बात हो गई। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करके बताना है कि हमें कैश रिक्वायर्ड कितना होगा, कितने हमें जो है वो अपनी ऑब्वियसली बात है नेट ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीट्स की बेसिकली वो बात कर रहे हैं ना, कि जब आप सारे रिसीट्स को नेट ऑफ कर देते हो, जो आपने खर्चे करने हैं उनमें ऐसी बात है जो रिसीट्स है उनको एडजस्ट करने के बाद हमें नेट कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इसमें एक पॉइंट तो आपका हो जाएगा किस चीज का? ये बैड डेट्स वाला, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट एक हमें जो डिस्कस करना है वो करना है क्लोजिंग स्टॉक को, यानी कि जो स्टॉक मेंटेन करने के लिए भी जो हमें कैश रिक्वायर्ड होगा उसकी हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है? तो जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 55 को हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कहता है ये? During the year ending June 30th, 20x1, Abdul Habib Company Limited has planned to launch a new product which is expected to generate a profit of rupees 9.3 million as shown below, ठीक है? तो क्या है वो? सेल्स रेवेन्यू है जी 24,000 यूनिट्स और 51.6 मिलियन, ये सारी बजटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने वो नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया,
और ये 9.3 मिलियन की जो प्रॉफिट है उसी की बाइफिकेशन बता रहा है। सेल्स रेवेन्यू वो कह रहा है एक्सपेक्टेड है कि जी 24,000 यूनिट्स हम बेचेंगे, टोटल सेल्स रेवेन्यू होगा 51.6 मिलियन का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा जी 37.5 मिलियन का, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 14.1 मिलियन का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 9.3 मिलियन। अब आगे वो क्या कह रहा है हमें, the following additional information is also available, 75% of the units will be sold on 30 days credit, ठीक है, credit prices would be 10% higher than the cash price। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर के अंदर ऑब्वियसली बात है क्रेडिट और कैश दोनों फिगर्स शामिल है ना, क्रेडिट और कैश सेल्स दोनों शामिल है। जो क्रेडिट सेल्स की प्राइसेस है दे वुड बी 10% हायर देन द कैश प्राइस, ठीक है। It is estimated that 70% of the customers will settle their account within the credit term, ठीक है, while the rest of the customers would pay within 60 days। तो है क्या, हम लोग का नॉर्मल क्रेडिट पीरियड कितना है, 30 डेज है। वैसे तो हमने अपने कस्टमर्स को बताया हुआ है कि जी आपने 30 दिन के अंदर अंदर पे करना है, आगे हमें वो बता रहे हैं। अब वो एक्चुअली होता नहीं होता वो एक अलग बात है, आपको पता है बैड डेट भी हो जाते हैं फिर तो, है ना। अब वो ये बता रहा है इट इज 70% of the customers will settle their account within the credit term। तो जो उनको क्रेडिट टर्म दिया हुआ है उसके अंदर वो सेटल कर लेंगे। While the rest of the customers would pay within 60 days। Bad debts have been estimated at 2% of credit sales। तो मुझे वहां बताइए इसमें हमारे पास जो बैड डेट्स की एस्टिमेशन होगी वो कौन सी कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स पे अप्लाई होगी, वो कस्टमर जो 30 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हैं या वो कस्टमर जो 30 दिन के बाद पे करेंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बैड डेट का जो परसेंटेज है वो कौन से कस्टमर्स पे लगाना है, मुझे अपने कौन से कस्टमर्स में डाउट दिखाना है, डाउट दिखाएंगे आफ्टर 30 डेज वालों को। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30% ऑफ द कस्टमर्स है ना, अब 30% ऑफ द कस्टमर्स जो कह रहे हैं कि दे वुड पे विद इन 60 डेज, ये वो लोग हैं जिन्होंने नॉर्मल क्रेडिट पीरियड एक्सीड कर दिया है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने नॉर्मल टाइम के अंदर पेमेंट जो नहीं करेंगे। तो डाउट भी हमें इन्हीं में होगा कि इन्होंने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया हमें, तो पता नहीं 60 डेज के अंदर भी पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली ये 2% की जो फिगर है, ये 2% की फिगर हमारे 30 दिन वाले अच्छे कस्टमर्स में एप्लीकेबल नहीं होती, बल्कि एक इन पे एप्लीकेबल होती है जो 30 दिन से ज्यादा टाइम लेंगे, है ना। आपको ये बात इंट्रो टू अकाउंटिंग में भी बताई गई होगी, और वो ये होती है कि जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड होता है उसमें बैड डेट नहीं अप्लाई होता, उसमें हम कहते हैं कि भाई उनको टाइम तो दो, हमने उनको टाइम खुद ही दिया हुआ है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर पे कर सकते हैं, है ना, आप चाहें तो 30th डे में भी पे करें, तो उसमें तो कोई बैड डेट वाली कोई बात ही नहीं, हम कोई डाउट ही नहीं लाएंगे उनके अंदर दिमाग में। हाँ, जो लोग 30 डेज के अंदर भी पे नहीं कर सके उनमें हम कहेंगे कि जी अब हमें फिक्र हो रही है, पता नहीं वो आगे पे करते हैं नहीं करते। क्लियर होगी बात? All cash and credit receipts are subject to withholding tax at 6%। ठीक है, चले जी। 80% of the expenses forming part of goods sold are variable। These are to be paid 1 month in arrears। तो ये आपको बता दिया उसने कि 37,500 का 80% जो है वो हमारे वेरिएबल है और वो अगले महीने पे होंगे, है ना, जिस महीने इनकर हुए उससे अगले महीने उन्होंने पे होना है। The production will require additional machinery which will be purchased on July 1, 20x0 at a cost of rupees 60 million। The machine is expected to have a useful life of 15 years and salvage value of 7.5 million। The company has a policy to charge depreciation on straight line basis। Depreciation on the machinery is included in the cost of goods sold as shown above। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर पहली बात तो ये कि दो हिस्से, एक आपका होगा वेरिएबल, एक होगा फिक्स्ड, है ना। 37,500 का जो 80% है वो तो वेरिएबल है। क्या डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनेगी? मैं अगर आपसे पूछूं कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हमें इंफॉर्मेशन सारी गिवन है, वो कौन से टाइप ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कौन सा पार्ट है, वो फिक्स का पार्ट है ना। तो 80% का तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमने जो पेमेंट यहाँ पे तो 80% की सीधी सीधी पेमेंट हो रही है इन अरियर्स। जो हम फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पेमेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें हमें अब डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना होगा, ठीक है, 20% के अंदर। वेरी गुड, आगे चलते हैं।
वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ गए, ठीक है। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स आर ₹105 पर यूनिट, ठीक है। दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। तो आउट ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेरिएबल कितना है, ठीक है। आपको पता है कि 24,000 यूनिट्स है ना, तो आपके पास आ जाएगा वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो सेम मंथ में आपने करना है इन विच द सेल इज मेड। 50% ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मतलब हुआ, अब फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पेमेंट नहीं होगी ना हसनैन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की चार्ज वार्ज तो जो होना था वो हो गया, सही, मतलब अभी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड है, सब में शामिल है। हमें देखना है, अब हमने उन फिगर्स को पेमेंट्स और रिसीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट, यहीं पे रुक जाएंगे। अब यहाँ पे पूरे सिनेरियो में फिक्स कॉस्ट हमें दो जगह पे नजर आ रही है, एक आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में और एक आ रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, है ना। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी बनती कितनी है, क्यों, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 50% of the fixed cost would be paid immediately when incurred, while the remaining 50 would be paid 15 days in arrears, ठीक है। तो पहले हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे कि पूरी एंटिटी की फिक्स कॉस्ट बनती कितनी है, क्योंकि सारी फिक्स कॉस्ट के बारे में यही बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वुड बी पेड, half of them would be paid in the same month and the other after 15 days, ठीक है, immediately when incurred and the other after 15 days, ऐसी बात तो नहीं कर रहा ना। वो कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट 50% of the fixed cost will be immediately paid when incurred and the remaining 50 would be paid after 15 days, यानी कि बात कर रहा है फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात भी कर रहा है और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी बात कर रहा है। आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू मेंटेन फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ऑफ 1000 यूनिट्स। तो जल्दी से हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 पे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 में हम जरा देखने जा रहे हैं, हमें बेसिकली जो कैश रिक्वायरमेंट वो बेसिकली मांग रहा है ना, तो कैश रिक्वायरमेंट इज सिंपली व्हाट, कैश रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू आपके पास रिसीट्स और पेमेंट्स का जो नेट है, ठीक है, रिसीट्स पेमेंट्स, यानी कि इन अदर वर्ड्स आपके पास जो नेट आपको पेमेंट करनी है उसके लिए पैसे कितने चाहिए, ठीक है। नेट पेमेंट्स के लिए आपको जो पैसे चाहिए वो हमारी कैश रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे हमें पेमेंट करनी है, तो जो आएंगे पैसे उनको नेट ऑफ करने के बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब हम ऑब्वियसली बात है इसमें कोई फॉर्मेट तो फॉलो नहीं करना, एक एक करके हम चीजों को लेकर चलेंगे, देखेंगे कि हमारे पास रिसीट्स के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। हमारे पास रिसीट का तो अपेरेंटली अभी एक ही सोर्स है, और वो क्या है, सेल्स। क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट जो कलेक्शंस हो रही हैं और जो कैश सेल्स के अगेंस्ट कलेक्शंस हो रही हैं वो हमें पहले कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक और चीज का ख्याल रखना है, वो क्या है, बैड डेट्स, टैक्स डिडक्शन, इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद हमने निकालना है कि भाई हमारे पास नेट कैश कितना रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा जी, कैश रिक्वायरमेंट चाहिए आपको फर्स्ट 2 क्वार्टर्स की ओनली। ये जो इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये तो इन्होंने हमें अपेरेंटली दी हुई है पूरे साल की, ये एनुअल है ना, ये तो पूरे साल की है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग June 30, 20x1, तो पूरे साल की हमारे पास क्या पोजीशन बनेगी, वो ये बनेगी। तो अब हमें कैलकुलेशन जो करनी है 2 डिफरेंट क्वार्टर्स की, वो किस तरीके से करेंगे, हम आ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अब आपको पता है कि सारा काम हो रहा है महीनों के बेसिस पे। महीनों के बेसिस पे क्या मतलब हुआ, वो ये कह रहा है एक मंथ में जो सेल हो रही है उसकी कलेक्शन अगले मंथ में होगी। बात समझ आ रही है ना, एक एक्सपेंस जो इनकर हो रहा है एक पर्टिकुलर मंथ में, उसकी पेमेंट अगले महीने हो रही है या सेम महीने हो रही है। तो बेहतर ये है कि हम इवन क्वार्टरली चीजों को ना देखें, बल्कि हम किस तरह से देखें, हम देखें मंथ वाइज, हर चीज को मंथ वाइज देखें, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन फॉर्मेट उसका क्या होगा, फॉर्मेट हमारे पास कुछ यूं होगा कि हमारे पास ईयर एंडिंग June 30, 20x1 है, तो हम एक काम ही करते हैं, हम कर लेते हैं इसको फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर को जनवरी फरवरी मार्च में, तो मंथ्स के नाम भले ना लिखे, मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 कर देते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसने हमें बताया हुआ नहीं है कि हमने कौन से मंथ में जो है वो लॉन्च करने का इसको सोचा हुआ है। लेकिन इन एनी केस हम अज्यूम ये करें कि ये पूरे साल की ही इंफॉर्मेशन है, तो वी कैन आई गेस डू इट दिस वे कि हम फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले हम जरा फर्स्ट क्वार्टर की निकाल लेते हैं, और जगह की कमी की वजह से सेकेंड क्वार्टर का हम सेम स्केड्यूल नीचे बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम इसको कर लेते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। ये फर्स्ट 3 मंथ्स यही हो गए ना, हम
हमारा जो ईयर एंडिंग जून 30 20x1 है, तो इसका फर्स्ट क्वार्टर कब हुआ होगा? इसका फर्स्ट क्वार्टर हुआ होगा जुलाई अगस्त सितंबर होगा, जुलाई अगस्त सितंबर 20x0। अपेरेंटली ये बजटेड इन्फॉर्मेशन है ना, तो होगा बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर इस पर्टिकुलर ईयर का कब बनता है? जुलाई अगस्त सितंबर 20x0। तो मैंने जुलाई अगस्त सितंबर और एक मैंने टोटल का कॉलम भी लिख दिया, ताकि मेरे पास पूरे क्वार्टर की इकट्ठी जो कैश रिक्वायरमेंट मैंने कैलकुलेट करनी है ना, साथ साथ वो भी हो जाए, ठीक है। चलें जी, अब हम जरा आते हैं सबसे अपने, हाँ लाजमी बनाएं, क्योंकि उसने आपसे जो कैश रिक्वायरमेंट मांगा हुआ है ना, या तो अभी ना बनाएं और बाद में एंड में टोटल का आप बता दें कि पूरे क्वार्टर का एक समरी नीचे लिख दें। वो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो क्योंकि आपको कैश रिक्वायरमेंट क्वार्टरली चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए? मुझे आंसर ये चाहिए कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि तीनों महीनों में को मिला के मुझे कैश रिक्वायरमेंट की कितनी जरूरत होगी, ठीक है। चलें जी, जल्दी से इसको करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या आती है? सबसे पहली ऑब्वियसली बात है सेल्स है, बड़ा सिंपल है ना। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर को सॉल्व करने से पहले इनफैक्ट आपको यहाँ पे फिर ठीक ठाक जगह छोड़नी पड़ेगी। या तो आपके पास ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है कि आप सेकंड क्वार्टर के भी, यानी कि टोटल आपके पास तकरीबन 8-10 कॉलम्स बन जाएंगे। या तो आपके पास ये है कि आप दोनों क्वार्टर्स को आमने सामने ही बनाएं। हाँ जी, इस तरह से कर सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहले सही था, हाँ मुझे भी वही सही लग रहा है, मतलब वो वर्किंग इसी तरह से। अब मसला ये होगा कि आपको फिर पूरा पेज आप एक जो है ना खाली इसके लिए छोड़ दें, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का पहले स्टेटमेंट बन रहा है, फिर सेकंड क्वार्टर का स्टेटमेंट बन रहा है। तो मैं आना चाह रही हूँ किसके ऊपर? मैं आना चाह रही हूँ वर्किंग्स पे, ठीक है। चलें, क्वेश्चंस मैं आपके बाद में देखूंगी, अभी जरा जो मैं सॉल्व कर रही हूँ ना उसको जरा फोकस करें इसके ऊपर, ठीक है जी। वर्किंग्स के ऊपर आते हैं। पहली बात तो ये कि हमें ये पता लगता है क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 बेसिकली मंथली हमें जाना पड़ेगा, शाहरुख मंथली जाना जरूरी है। मंथ्स के बेसिस पे सारा काम हो रहा है ना, वो ये तो नहीं कह रहा ना कि जिस क्वार्टर में हमने सेल की अगले क्वार्टर में हम उसकी पेमेंट करेंगे। काम वो कर रहा है मंथली बेसिस पे, वो कह रहा है जिस मंथ में कॉस्ट इंकर हो रही है उससे अगले महीने पेमेंट हो रही है। तो हमें मंथ्स के बेसिस पे वर्किंग करना पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो जरा हम वर्कआउट कर लें कि हमारी कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट सेल्स कितनी है इस 51,600 में, ठीक है। तो हम यूनिट्स के हिसाब से बात कर सकते हैं, है ना। कॉपी मत कीजिएगा, पहले देख लें उसको। हमें टोटल इन्होंने यूनिट्स दिए हुए, है ना, टोटल इन्होंने हमें यूनिट्स दिए हुए हैं और वो कितने हैं? 24,000 यूनिट्स इन्होंने सेल के हमें दिए हुए हैं। तो मुझे बात बताइए इसमें से कैश सेल कितना बनता है और क्रेडिट सेल के यूनिट्स कितने बनते हैं? आपको उन्होंने बता दिया 75% ऑफ द यूनिट्स वुड बी सोल्ड ऑन 30 डेज क्रेडिट, यानी कि 75 आपका क्रेडिट सेल्स है जी। तो क्रेडिट सेल्स आपके पास हो जाएगा 24,000 का 75%, यानी कि 18,000, ठीक है। और रिमेनिंग कितना होगा? 24,000 का 25% आपका हो जाएगा कैश सेल्स। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा जी, फिर अगर मुझे कोई ये बता दे कि मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है कैश सेल के केस में और क्रेडिट सेल के केस में, तो मैं बेसिकली किस पोजीशन में आ जाऊंगी? मैं इस पोजीशन में आ जाऊंगी कि मेरा जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है किसका? 51,600 का, उसकी मैं बाइफिकेशन कर सकूं, है ना। इसको मैं टोटल रुपीज एंड मिलियंस लेके आना चाहूंगी, 516,000,000,000, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कैश सेल्स की फिगर अलग चाहिए, क्रेडिट सेल्स की फिगर अलग चाहिए। मेरे पास इन्होंने कोई और मेरे पास चारा ही नहीं है। उसने ये जो 75% और 25% का बाइफिकेशन बताया हुआ है वो तो यूनिट्स का बताया हुआ है, वो टोटल रेवेन्यू का नहीं बताया हुआ। बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं कर सकती कि मैं 51.6 मिलियन के ऊपर 75 और 25% लगा दूं। क्यों? क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है कि 75% ऑफ द यूनिट्स वुड बी सोल्ड ऑन, ठीक है। बात समझ आ गई? उसने ये नहीं कहा हुआ कि टोटल सेल्स रेवेन्यू का 75-25 ये है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमें यूनिट्स नहीं दिए हुए होते और उन्होंने हमें सिर्फ सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ होता है। तो फिर जाहिर सी बात है जो कैश और क्रेडिट का रेशियो है वो फिर हम टोटल सेल्स रेवेन्यू पे अप्लाई करते हैं।
यहाँ पे उसने जो आपको बताया हुआ है बाइफर्केशन, वो बताया हुआ है किसके ऊपर, वो अलग बताया हुआ है यूनिट्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ, जरूरी तो नहीं है ना कि टोटल सेल्स रेवेन्यू का भी वही रेशो बने, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता लग जाए कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, ताकि हमारे पास वो आसानी हो जाए। अब क्यों नहीं मैं ये रेशियो सेम अप्लाई कर सकती, इस पे कोई मुझे जवाब बताएगा? मैं ये क्यों नहीं कह सकती कि 75% 51.6 मिलियन का क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स 25% है? कैन समबडी टेल मी व्हाई? इस वजह से, क्योंकि मेरी प्राइस पर यूनिट सेम नहीं है ना। मेरे पास इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, क्योंकि मेरी प्राइस पर यूनिट कैश सेल की कुछ और है, क्रेडिट सेल की कुछ और है। तो मैं किस तरह से वर्कआउट कर सकती हूँ? क्रेडिट प्राइसेस वुड बी 10% हायर देन द कैश प्राइस। हाँ जी, मेरी क्या प्राइस है फिर? जरा वर्ड प्रॉब्लम बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। कैश प्राइस कम है ना, लेट है ना, लेट कैश सेल प्राइस यूनिट बी एक्स। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला, इक्वेशन बना के। तो मुझे बात बताइए 51.6 मिलियन कैसे कैलकुलेट होगा? ये होगा 6000 मल्टीप्लाइड बाय, कैश को मैं एक्स कह रही हूँ ना, ठीक है, 6000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट ज्यादा है? क्रेडिट प्राइसेस वुड बी 10% हायर। तो मैं इसको 1.1x कर सकती हूँ। Can you solve this equation for x? हाँ जी, कैन यू सॉल्व इट फॉर x? x की मुझे जरा फिगर कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से। 10:31 हो रहा है, मैं बस 10 मिनट्स और लूंगी और क्लास सेंड करूंगी इंशाल्लाह। जी जनाब, 2000 मोहम्मद शाहरुख फरजीन, वेरी गुड। 2000 रुपीज इज द राइट आंसर। तो x हमारे पास क्या हो गया? कैश सेल प्राइस पर यूनिट हमारे पास कैलकुलेट हो रही है 2000 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब है हम कैश सेल करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर क्रेडिट सेल कितना है? क्रेडिट वो कह रहा है कि 10% ज्यादा है इंटू 1.1। हाँ जी, इज दैट क्लियर? हो गया सॉल्व, है ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैश का हो गया 2000, इसका हो गया 2200, और ये देखिए टोटल सेल्स रेवेन्यू अब अकाउंट फॉर हो गया ना, ठीक है, 39,600। ये हो गया 12 मिलियन, तो ये आपके पास टोटल बन गया 51.6 मिलियन। सिंपल एज दैट। आई होप बात समझ आ गई सबको, ठीक है। तो 51.6 मिलियन की हमने बाइफिकेशन कर दी। अब क्या हो रहा है? अब ये आपको पता है कि जी सब चीजें इवनली हो रही हैं थ्रू आउट द ईयर, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? हम इस बात को देखेंगे कि भाई आपकी जो कैश सेल्स है उससे फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में कितनी आपकी कमाई हो रही है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 12 मिलियन अब हमारा सबसे पहला हमारा सोर्स ऑफ रिसीट है, तो हम 12 मिलियन को किस तरीके से करेंगे? हर महीने हम कह रहे हैं कि इक्वल बेसिस पर है, तो कैश सेल्स आपके पास हो रही है 12 मिलियन को हम 12,000 ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ डिवाइड बाई 12। इज दैट क्लियर? तो 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, 3000 आपका टोटल बन गया फर्स्ट क्वार्टर की कैश सेल्स। बात समझ आ गई? अच्छा जी, लेकिन अब इसमें एक चीज है, सॉरी एक चीज रह गई है। क्या चीज रह गई है? जरा वर्किंग में आए। टैक्स डिडक्शन भी तो हो रहा है ना। टोटल पर मंथ कैश सेल कितनी हो रही है? टोटल पर मंथ कैश सेल हो रही है 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 1 मिलियन, ठीक है ना। या इसमें क्या हो रहा है? लेस हमें क्या करना है? विद होल्डिंग टैक्स भी तो डिडक्ट हो रहा है। विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होना है, वो कह रहा है कि कैश क्रेडिट दोनों सेल्स के अंदर विद होल्डिंग टैक्स आपका डिडक्ट होना है, यानी कि 6% जब डिडक्ट होगा तो नेट कलेक्शन हमें कितनी रिसीव होगी हर महीने? वो होगी 9,40,000 नेट कैश सेल रिसीट पर मंथ। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात सबको समझ आ गई?
तो 9,40,000 की आपको हर महीने की रिसीट्स हो रही हैं और नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। तो हमारे जेब में जो पैसे रिसीव होंगे वो कितने रिसीव होंगे? 9,40,000 एवरी मंथ। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? चलिए, तो 9,40,000 पर मंथ के हिसाब से मेरे पास जो टोटल बनता है इस क्वार्टर का वो बनता है 2820,000। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है? रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, है ना। अब इसके लिए हमें आगे वर्किंग अगेन दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी। दूसरा जो मेरा सोर्स ऑफ रिसीट है वो मेरा है डेटर्स से जो मुझे पैसे रिसीव होते हैं, और उसके लिए हमने क्या किस चीज को इस्तेमाल करना है? इन क्रेडिट सेल्स को इस्तेमाल करना है पर मंथ। बिल्कुल ठीक। अब जरा हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। पहले जरा मुझे ये कैलकुलेट करके बता दें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये अब करना जरूरी हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरी क्रेडिट सेल्स बनती कितनी है? अब मैं जरा मंथली आ जाऊंगी इस पे, है ना। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास कलेक्शन हो रही है, वो अगले महीने वाला सीन हो रहा है, 30 डेज और 60 डेज वाला हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे मंथ वाइज जो है वो चीजों को देखना पड़ेगा। तो मैं अब किस तरीके से उसको देखूंगी, मेरे पास कैसे होगा? पहले तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताएं कि क्रेडिट सेल्स अभी विद होल्डिंग टैक्स को इग्नोर करके, विद होल्डिंग टैक्स तो पेमेंट रिसीट के टाइम पे हमने देखना है ना। 39.6 मिलियन टोटल एनुअल सेल्स रेवेन्यू है, तो 39,600,000 डिवाइडेड बाय 12, 3.3 मिलियन। वेरी गुड, ठीक है, 3.3 मिलियन आपके पास आ गया जुलाई, अगस्त और सितंबर का क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब हम जरा पॉलिसी के ऊपर आते हैं। पॉलिसी में क्या स्टेटेड है? वो ये कह रहा है 70% ऑफ द कस्टमर्स विल सेटल देयर अकाउंट विद इन द क्रेडिट टर्म। और क्रेडिट टर्म क्या है? 30 डेज का क्रेडिट है। तो उसका क्या मतलब हुआ? अब मैं जरा कलेक्शंस पर आ रही हूँ। ठीक है, कलेक्शन पर आ रही हूँ। मुझे उसने ये बता दिया कि 70% जो मेरी कैटेगरी है वो मुझे पे कर देगी विद इन 30 डेज, यानी कि जुलाई की पेमेंट मुझे अगस्त में रिसीव हो जाएगी इनटू 70%। ये बात समझ आ रही है ना। तो 2310 जुलाई में तो मुझे कुछ नहीं रिसीव होगा क्योंकि मैंने काम ही जुलाई में स्टार्ट करना है, पहला महीना है मेरा, है ना। 30 डेज का क्रेडिट है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जुलाई की 70% पेमेंट मुझे रिसीव हो जाएगी अगस्त में, अगस्त की 70% पेमेंट मुझे रिसीव हो जाएगी सितंबर में, सितंबर की ऑनवर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात समझ आ रही है ना। ये तो हो गया 70% का। इसमें हमें कोई डाउट भी नहीं था, इसमें हमने कोई बैड डेट का काम भी नहीं करना था। यस और नो। अब बारी आ जाती है रिमेनिंग 30% का। क्या होगा रिमेनिंग 30% में? पहली बात तो ये कि हमने बैड डेट भी अकाउंट फॉर करना है ना। तो मुझे पहले ये बता दें कि 30% की अमाउंट जो है मैं कहाँ पे लेके जाऊंगी? जुलाई की जो 30% की अमाउंट है वो मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ, वो मुझे सितंबर में जाके रिसीव होगी। यस और नो, है ना। जुलाई की जो 3.3 मिलियन की अमाउंट है, मैं काम करती हूँ यहाँ पे ना, हम जरा आगे भी काम कर लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अपने दोनों क्वार्टर जरा कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि ये बेसिकली यही कंटिन्यूएशन, हमारी सारी वर्किंग हमारी सेम ही है। ठीक है, इन 6 के 6 महीनों की वर्किंग हमारी बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो मैं इसको जरा आप भी जरा इसको एक्सटेंड कर दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी इसमें शामिल कर दें, ताकि एक ही दफा हम इसकी वर्किंग करें दोनों क्वार्टर्स के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए जरा, इसको भी मैं जरा यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि यही हिसाब किताब है। सेल्स आपके पास सेम है हर महीने की। तो क्या हिसाब किताब हो रहा है? जुलाई की आपको 70% रिसीव हो जाएगा अगस्त में, अगस्त का 70% सितंबर में, सितंबर का 70% अक्टूबर में, अक्टूबर का 70% नवंबर में, नवंबर का 70% दिसंबर में। ये रिसीव हो जाएगा, ये रिसीट्स है ना। अब हम आते हैं रिमेनिंग 30% पे, जो कि नॉर्मल क्रेडिट डेट मतलब पीरियड में आपको पेमेंट नहीं करेंगे। जुलाई के ऊपर आते हैं। 3,300 यानी कि 3.3 मिलियन सेल्स में से 30%, जरा मुझे कैलकुलेट करें 30% कितना बनता है? 3.3 मिलियन का 30% कितना बनता है? 990, है ना। अच्छा जी, 9,90,000
सेल्स ऐसी हैं जो मुझे अगस्त में रिसीट्स नहीं होंगी जिसकी, है ना, ये बात अंडरस्टूड है ना। 9,90,000 की सेल्स ऐसी हैं जो मुझे अगस्त में रिसीव नहीं होंगी, बल्कि वो किस में रिसीव होंगी, सितंबर में। यहां तक बात समझ आ गई। 9,90,000 की वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो आफ्टर 30 डेज बट बिफोर 60 डेज मुझे पेमेंट कर देंगे। अगस्त की 9,90,000 ऐसी सेल्स हैं जो मुझे सितंबर में रिसीव नहीं होंगी बल्कि अक्टूबर में रिसीव होंगी, 9,90,000। इसी तरह से सितंबर की 9,90,000 ऐसी है जो मुझे अक्टूबर में रिसीव नहीं होंगी बल्कि नवंबर में एक्सपेक्टेड है ना। एंड सेम गोज फॉर अक्टूबर, जो कि दिसंबर में मुझे 9,90,000 एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब देयर इज अ कैच एज वेल, और उसमें क्या है, आई वोंट एग्जैक्टली कॉल इट अ कैच, लेकिन उसमें क्या है, मुझे इन फिगर्स के अंदर डाउट्स भी हैं। मैं ये कह रही हूँ कि 9,90,000 के इक्विवेलेंट लोग जो हैं वो मुझे सितंबर में जाके पे कर रहे हैं, वो नॉर्मल अगस्त में तो उन्होंने पे नहीं कर पाएंगे। तो मुझे डाउट हो रहा है शायद वो 9,90,000 भी ना पे कर पाए, है ना, बल्कि वो कितना पे करें। मैं बैड डेट अकाउंट फॉर कर रही हूँ कितना, अब याद रखिएगा, बैड डेट मेरा 9,90,000 का 2% नहीं है, बल्कि बैड डेट कितना है, 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स का है। तो मैं क्या लूंगी, 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स तो मेरा बनता है 3.3 मिलियन, है ना। क्या मतलब हुआ, इधर जरा देखें। मैं जुलाई के महीने से बात करती हूँ। जुलाई के महीने में 3.3 मिलियन की सेल्स हुई, है ना। 3.3 मिलियन की सेल्स में से मुझे 100% गारंटी 2.310 मिलियन की तो है कि मुझे 100% मिल जाएंगे, यस और नो। 3.3 मिलियन का 2% ऐसा है जो को मुझे डाउट है कि वो मुझे शायद सितंबर में जाके ना मिले। अब बात समझ आ रही है। ठीक है, ये जो 66,000 है, ये मैं क्या कह रही हूँ, मुझे सितंबर में पूरा 9,90,000 रिसीव हो जाना चाहिए, यस और नो। और ये 9,90,000 किससे पर्टेन कर रहा है, जुलाई से पर्टेन कर रहा है। मैं ये येलो में हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। 9,90,000 जुलाई से पर्टेन कर रहा है, और मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये रिसीव हो जाएगा, लेकिन मुझे 66,000 रुपीज में अभी भी डाउट है। और ये 66,000 भी किससे पर्टेन कर रहा है, जुलाई की सेल से पर्टेन कर रहा है। मुझे अभी डाउट है कि जुलाई की सेल्स में से मुझे शायद सितंबर में 66,000 रिसीव ना हो। तो फिर कितने रिसीव होंगे सितंबर में, मुझे रिसीव होंगे टोटल 70%, तो सितंबर का रिसीव हो जाएगा। ये जो 2310 ये तो सितंबर का, ये सॉरी अगस्त का है ना, ये अगस्त का 2310 रिसीव हो जाएगा। जुलाई का मुझे 9,90,000 में से 66 में डाउट है, तो मुझे टोटल सितंबर की रिसीट्स कितनी होती हुई नजर आ रही हैं, वो होती हुई नजर आ रही है 3234,000। एंड सेम गोज फॉर ऑल द मंथ्स बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, मेरे पास जो बैड डेट है, मेरे पास जो बैड डेट की अमाउंट है वो मेरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड होगी। अगस्त में कोई बैड डेट नहीं है, क्योंकि अगस्त में मेरा कोई 30% वाली कैटेगरी की रिकवरी नहीं हो रही, ठीक है। और जुलाई तो मेरा वैसे ही पहला महीना है, उसमें तो मेरी क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल में तो यही होता है ना कि उस महीने मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इट्स नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज एक्चुअली, नहीं बेटा, ये मतलब ये प्रोविजन सारे काम एक्चुअल थोड़ी है, कुछ भी फिगर इसमें एक्चुअल नहीं है, सेल्स भी एक्चुअल नहीं है, हम बजटेड सारा काम कर रहे हैं बेटा। इस तरह तो फिर अभी सेल्स भी नहीं हुई तो बजटेड में क्यों डाला। अब ये प्लीज ये वाला सवाल तो मेरे से ना पूछे ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते आए। आपको जब पता है कि एक्सपेंस हो सकता है तो आपने उसकी अकाउंटिंग करनी नहीं है। रिसीट्स में आप मुझे बताएं, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि 2% एक्सपेक्टेड है कि बैड डेट हो जाएगा, है ना, 2% एक्सपेक्टेड है तो बैड डेट हो जाएगा, तो क्या मुझे आपको नहीं लगता कि आपको उसको रिसीट्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि मेरी फिर बजटेड रिसीट्स कितनी होंगी, तो मैं 66,000 को निकाल दूंगी ना। मैं कहूंगी 9,90,000 रिसीव होना चाहिए, लेकिन 66,000 एक्सपेक्टेड है कि मैं रिसीव नहीं करूंगी, तो मैं अपने बजट में कितना डालूंगी, मैं यही बताऊंगी ना कि मेरे पास एक्चुअली जुलाई के फिर कितने पैसे रिसीव होंगे, 9,24,000, 9,90,000 रिसीव नहीं होंगे सितंबर में, ठीक है। तो मैंने बजट में सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है। बेटा मुनीफा, इसमें से कोई फिगर भी एक्चुअल नहीं है, सेल्स भी एक्चुअल नहीं है, सेल्स भी तो बजटेड है।
एक्चुअल वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि अभी ये टाइम आया ही नहीं आपके पास, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई। तो मेरे पास क्या हो रहा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मेरे पास जो क्रेडिट सेल्स की जो मेरे पास रिकवरी हो रही है वो कुछ यूं हो रही है, जुलाई में कोई रिकवरी नहीं हो रही, अगस्त और सितंबर में ये रिकवरीज हो रही है, मैंने उठा के यहाँ पे कॉपी कर दी। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा नहीं सॉरी, कॉपी नहीं करना, विद होल्डिंग टैक्स भी तो है, विद होल्डिंग टैक्स भी तो है हमारे पास, हमने विद होल्डिंग टैक्स को भी तो कंसिडर करना है। और वो किस तरह से कंसिडर करना है? जी बिल्कुल बिल्कुल करना है। कैसे करेंगे इसको? मैं ये डबल लाइन लगा दी थी, इसको मैं जरा ठीक कर दूं, इसको मैं सिंगल लाइन कर देती हूँ, 1 मिनट। अब मुझे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई विद होल्डिंग टैक्स भी तो होगा, तो वो तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली 6% के हिसाब से, ये रिसीट्स है ना हमारी, ये हमारी कलेक्शंस है, और आपको कल मैंने बता दिया था कि विद होल्डिंग टैक्स आपकी रिसीट्स और पेमेंट्स की फिगर पे अप्लाई होना है। तो हमने ये नहीं देखना कि ये टोटल पैसे हमें कौन से महीने वाले रिसीव हो रहे हैं, हमने बस ये देखना है अगस्त के महीने में टोटल कैश रिसीव होगा 2.3 मिलियन, इस 2.3 मिलियन का 6% मेरा लग जाएगा विद होल्डिंग टैक्स। यहाँ तक बात क्लियर है? तो सेम गोज फॉर ऑल अदर मंथ्स। तो हमारे पास जो नेट पेमेंट्स हमें रिसीव होंगी, नेट कलेक्शंस होंगी अपने डेटर से आफ्टर डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स, वो कुछ ये होगा। जुलाई में तो 0 है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ये आ गई। जल्दी से कॉपी करें। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? तो फर्स्ट 3 मंथ्स की, पहले क्वार्टर की हमारे पास जो रिसीट्स हैं डेटर्स से, नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स, वो आपके पास ये आ जाती है, ठीक है। और टोटल भी आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया 5.2 मिलियन। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक है जी जनाब, आई एम गेटिंग लेट, और उसके लिए मैं अब आपको यही कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ एक और पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था, लेकिन वो अब मैं नहीं कर सकूंगी। आप लोगों ने एक लाइन छोड़ देनी है कैश रिक्वायरमेंट्स की कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है। कैश रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन करते हुए नीचे पेमेंट्स में एक लाइन छोड़ देंगे, और वो बेसिकली इस आखिरी पॉइंट से रिलेट करता है। बाकी सब आपने खुद सॉल्व कर लेना है, और आप सॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 ले लें, और एक ले लें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं वैसे, हाँ 6 भी हो सकता है। क्लास बिल्कुल है कल है इंशाल्लाह, कल संडे को क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह सुबह 11 बजे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 मंथली वाइज, वैसे 6 मैंने आपको खुद ही कराना है जी इंशाल्लाह, कल मैंने खत्म करवाना है ये, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, नहीं जनाब मैं शाम को नहीं रख सकती। चले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये वैसे भी मैंने आपको होम असाइनमेंट देना था। जस्ट गिव मी अ मिनट। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 डेज। अच्छा जी 45 डेज है, नहीं इसमें भी 45 आ गया। चलें जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 ले लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना है विद द एक्सेप्शन ऑफ ये आखिरी पॉइंट, ये मैं आपको इंशाल्लाह फिर कल खुद करवाऊंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना है।
ठीक है जनाब, सबने कॉपी कर लिया ये? कल इंशाल्लाह 11 बजे से 2 बजे तक आपकी क्लास है। 2 बजे के बाद आप लोग जोहर भी पढ़ लीजिएगा, खाना वाना भी खा लीजिएगा, सारे काम आपके क्लास के बाद होंगे। कल मैंने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करके कंप्लीट भी कराना है और कैश बजट के ऊपर भी जो थोड़ी बहुत डिस्कशन है वो हमने करनी है, ठीक है? दैट्स इट, इजाजत है फिर। स्क्रॉल अप जी, हॉरिजॉन्टल करके बना लें। मैं ये कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है, कि ई मार्किंग इसमें तो नहीं होती बेटा। सी मैट में है ई मार्किंग, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मेरे ख्याल से शुरू के कुछ पेपर्स में थी ई मार्किंग, सी मैट में तो अगर नहीं होती आई गेस, ठीक है? अगर इजाजत नहीं दे तो एनीवे मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आई एम द बॉस हियर। मैं सिर्फ मुरावतन आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि इजाजत है या नहीं। चले जी, मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ, इजाजत मिले ना मिले, ठीक है? इंशाल्लाह कल मिलते हैं 11 बजे। नाश्ता वाश्ता करके आइएगा ताकि थोड़ा सा 3 घंटे की क्लास लेने की हिम्मत हो, ठीक है? चले जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।